प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे सन 1857 की क्रांति के बारे में, जिसे 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, भारतीय लेखकों ने 1857 के विद्रोह के विषय पर बहुत ही कम लिखा, क्योंकि वे ब्रिटिश सरकार के दमन से डरते थे। सैयद अहमद खां, जिन्होंने विद्रोह के तुरंत बाद लिखा, तथा विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने 20वीं शताब्दी के शुरू में लिखा, पहले दो भारतीय थे जिन्होंने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए। सर सैयद अहमद ने एन एसे ऑन द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, जो कि कलकत्ता से 1860 में प्रकाशित हुआ, तथा वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर का द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1909 में प्रकाशित हुआ। सावरकर ने इस संघर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा। उनका उद्देश्य उस समय के कारनामों पर प्रकाश डालकर अपने देशवासियों में राष्ट्रीयता तथा देश के लिए बलिदान की भावनाओं को जगाना था। 1957 में इस विद्रोह की शताब्दी यानी 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। इनमें सुरेंद्र नाथ सेन का 1857, जो कि नई दिल्ली से 1957 में प्रकाशित हुआ, आर.सी. मजूमदार, रमेशन मजूमदार का द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, जो कि कलकत्ता से 1957 में प्रकाशित हुआ, शशि भूषण चौधरी का सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज, जो कि 1857 से 1859 तक, पूरण चंद जोशी का रिबेलियन 1857, ए सिंपोजियम दिल्ली 1987 आदि पुस्तकें अधिक महत्वपूर्ण मानी गई हैं। सुरेंद्रनाथ सेन का विद्यार्थी तर्क है कि यद्यपि इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, पर इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा भी देना गलत होगा, क्योंकि ये कहीं भी केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। अवध में ये एक जन आंदोलन बन गया था। वहीं आर.सी. मजूमदार के अनुसार इसे राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा जा सकता। इसने देश के विभिन्न भागों में अलग अलग रूप धारण किए। उनकी मुख्य देन इस विद्रोह को के गंभीर प्रभाव के प्रति आगे आने वाली पीढ़ियों पर ध्यान आकर्षित करना है। शशि भूषण चौधरी ने 1857-58 की घटनाओं को सैनिक व असैनिक विद्रोह के सम्मिश्रण के रूप में देखा है। उनका कहना है कि इस विद्रोह का पहले के किसान विद्रोहों से संबंध देखा जा सकता है। उन्होंने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि मूल रूप से लोग अपनी संस्कृति तथा तौर तरीकों की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहे थे। यानी ब्रिटिश सरकार के आगमन के बाद या ब्रिटिश सरकार स्थापित होने के बाद भारतीय संस्कृति और यहाँ की रीति रिवाज और परंपराओं पर जो आघात लगा था, उसको बचाने के लिए लोग जो है संघर्षरत हुए। पूरणचंद जोशी ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से उस समय की घटनाओं का विश्लेषण किया है। पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय में जो प्रकाशित होने वाली पुस्तकों में कुछ नई प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। इनमें भारतीय इतिहासकारों में एक स्पष्ट प्रवृत्ति एक बार फिर इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम मानने की है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि 1857 का जो विद्रोह है उसे कुछ इतिहासकार अनियोजित जबकि दूसरे पूर्व नियोजित मानते हैं। यानी हम बात करें एक कहानी के रूप में कि विद्रोह का आरंभ किस प्रकार हुआ, इसका विस्तार कैसे रहा और इसका दमन अंततः किस प्रकार ब्रिटिश सत्ता द्वारा किया गया। तो विद्यार्थी, वस्तुतः इस बारे में निश्चित रूप से कहना बहुत मुश्किल है कि ये विद्रोह का है जो स्वरूप क्या रहा। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी और कुछ विद्वान मानते हैं कि 1857 का विद्रोह एक सोची समझी योजना थी और इसका नेतृत्व अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नेताओं के द्वारा किया गया। इसमें धार्मिक नेताओं, पूर्व राजाओं, किसानों, कारीगरों, सैनिकों और सामान्य जनता ने डटकर भाग लिया था और प्रचार का माध्यम रोटी और कमल का फूल था। प्रचार के लिए तीर्थ स्थानों, मेलों और उत्सवों का उपयोग किया गया। विद्रोह संपूर्ण भारत में 31 मई 1857 को शुरू होने वाला था, परंतु इसकी शुरुआत समय से पहले ही हो गई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि इसमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है और इसको मुंह से खोलना था कारतूस को, तो वो इससे हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों ने माना कि उनका धर्म इससे भ्रष्ट हो सकता है और इसीलिए एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई।
और मंगल पांडे का बलिदान इस विद्रोह में पहली आहुति था। विद्यार्थियों, बैरकपुर के बाद जो है विद्रोह की शुरुआत हुई मेरठ से। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप मई की परेड में 85 सैनिकों को हटा दिया गया और मेरठ जेल में बंद कर दिया गया। 10 मई को मेरठ के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और उन्होंने अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई। अपने साथियों को वे मुक्त करवा लिए और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मेरठ था और ये लोग जो है यहाँ पर जो जनरल हैविट था उसके पास 2200 यूरोपियन सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। और दूसरे ही दिन जो है जैसा कि मैंने भी बताया था कि जो 10 इनको विद्रोह हुआ था 10 मई को, उसके बाद जो है ये लोग जो है दिल्ली की ओर रवाना हुए और विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर शहर पर अधिकार कर लिया। उस समय दिल्ली की आबादी विद्यार्थियों लगभग 1,52,000 थी। यहाँ की जनता और राजा बहादुर शाह द्वितीय इस विद्रोह से आश्चर्यचकित हुए, परंतु शीघ्र ही बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित किया गया और भारत के जो सभी रियासतें थी, राजा थे और रजवाड़े थे, उनको सहायता के लिए पत्र भी लिखे गए। और बहादुर शाह जो कि उस समय लगभग 80 वर्ष की आयु में पहुंच चुके थे, तो उन्होंने जो है काफ़ी संकोच तथा अनिच्छा से विद्रोहियों का नेता बनना स्वीकार किया। बाद में विभिन्न स्थानों पर मुगल सम्राट के नाम पर विद्रोह हुए। मराठा सरदार नाना साहब ने भी स्वयं को सम्राट का पेशवा ही घोषित किया। अंग्रेजों ने नाम मात्र के मुकाबले के बाद शहर को छोड़ दिया। विद्रोहियों ने सरकारी कामकाज चलाने के लिए एक परिषद का गठन किया जिसमें सेना तथा नागरिक प्रशासन दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे, किंतु विद्यार्थियों शुरू से ही उन्हें धन, अनुभव तथा पुनः स्थापना से संबंधित योजना के अभावों का सामना करना पड़ा और जबरदस्ती धन इकट्ठा करने के प्रयासों के कारण वो बहुत ही अलोकप्रिय भी हो गए थे जनता में। आधुनिक उत्तर प्रदेश में जो उस समय उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था, विद्रोह की भावना सबसे भयंकर रूप से प्रकट हुई। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलयन 1 वर्ष पहले ही किया गया था 1856 में और नवाबी घराने और अधिकतर तालुकेदारों तथा ग्रामीणों ने इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा यहाँ अंग्रेज विरोधी भावना ने भी सबसे प्रबल रूप धारण कर लिया। जून के प्रथम सप्ताह में लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी तथा अन्य स्थानों में विद्रोह हुए। लखनऊ में विद्रोह 4 जून 1857 को शुरू हुआ। यहाँ के अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस तथा यूरोप वासियों ने रेजिडेंसी में शरण ली, परंतु इसकी रक्षा करते हुए लॉरेंस की मृत्यु हो गई। अंग्रेज जनरलों हैवलॉक तथा आउटरम ने इन यूरोप वासियों को छुड़ाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु वे अपनी इन कोशिशों में सफल नहीं हो पाए। बाकी शहर पर विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया। उन्होंने अंग्रेजी राज के सभी चिन्हों को मिटा देने का प्रयास किया। नवंबर 1857 के बाद ही जब यूरोपीय सैनिकों की टुकड़ियां आनी शुरू हुई, इन यूरोप वासियों को रेजिडेंसी से सुरक्षित निकाला जा सका। तब तक उन्हें वहीं पे बंदी के रूप में रहना पड़ा। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली। 6 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। जून के शुरू में झांसी में भी विद्रोह हो गया। विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। कानपुर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने से तात्या टोपे भी लक्ष्मीबाई के साथ आकर मिल गए। वहीं पूर्व में बिहार के पश्चिमी भाग, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, दिल्ली, रोहतक तथा हिसार में ये विद्रोह आम जनता में भी फैल गया। बिहार में पटना, दानापुर, शाहाबाद वे छोटा नागपुर में विद्रोह हुए और यहाँ विद्रोह का नेतृत्व विद्यार्थियों जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। उन्हें बिहार के बाहर आजमगढ़ तथा गाजीपुर में भी काफ़ी सफलताएं मिली।
काफ़ी कठिनाइयां सहकर अंग्रेजों का वीरता तथा चतुराई से मुकाबला करते हुए उन्होंने जगदीशपुर पर पूर्ण अधिकार कर लिया, लेकिन अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। मध्य भारत तथा राजस्थान के कुछ भागों में जहाँ देसी राज्य अधिक संख्या में थे, सैनिकों तथा जनता ने विद्रोह कर दिया। खासतौर पर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कोटा में मेहराब खां और लाला जयदयाल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और विद्रोहियों ने 6 महीने तक कोटा शहर पर अपना अधिकार बनाए रखा और राजा को जो है उनके बंदी के रूप में गढ़ पैलेस में बंद रहना पड़ा। वहीं आउवा में कुशल सिंह चापावत के नेतृत्व में विद्रोह किया गया, जिन्होंने काफ़ी कड़ा मुकाबला किया जोधपुर यानी मारवाड़ की सेनाओं के साथ। और लेकिन यहाँ के जो मूल रूप से जो राजा थे मध्य भारत और राजस्थान के, और जो उनकी सरकारें थी, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखी। उन्होंने अपने विद्रोही सैनिकों को या जनता का कोई साथ नहीं दिया। विद्यार्थियों, एक खास बात ये भी है उल्लेखनीय कि इस विद्रोह में हिंदू तथा मुसलमानों ने मिलकर काम किया। अंग्रेज अफसरों ने भी ये स्वीकार किया कि इस विद्रोह के दौरान वे एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के विरुद्ध नहीं भड़का पाए। दोनों धर्मों के लोगों को ईसाई धर्म की तरफ से समान रूप से खतरा उत्पन्न हुआ था, अतः इसने सरकार विरोधी रूप ले लिया था। मेकाले के अनुसार सितंबर 1857 में आउटरम को बरेली की हिंदू प्रजा को खान बहादुर खां के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये दिए गए, परंतु ऐसा कर पाने में वे सफल नहीं हो पाया। अंत में ये राशि राजकोष में वापस भेजनी पड़ी। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के बड़े भाग में ये विद्रोह भीषण ज्वाला के समान फैला तथा काफ़ी हिस्सा अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा न देकर जन विद्रोह की संज्ञा दी तथा अंग्रेज अधिकारी भारत पर पुनः विजय की बात करने लगे। विद्रोह की पहल सैनिकों ने की, परंतु शीघ्र ही गैर सैनिक भी इसमें कूद पड़े। विद्रोहियों का उद्देश्य परिस्थितियों का लाभ उठाना ही नहीं था, बल्कि उनमें प्रबल विदेश विरोधी भावना देखने में आती है। विद्यार्थियों, अब हम बात करें कि कहाँ कहाँ पर किन लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, तो दिल्ली में बहादुर जफर ने नेतृत्व किया, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद में लियाकत अली तथा बरेली में खान बहादुर खान। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर भारत में फैला, लेकिन दक्षिण भारत में भी इसकी चिंगारियां पहुंची और नवीनतम खोजों और आधुनिक भारत अभिलेखागारों तथा लंदन से प्राप्त सामग्री और तात्कालिक न्यायिक कार्यवाहियों के आधार पर ये विद्रोह समूचे वर्तमान महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी व्याप्त था। इस विद्रोह से गोवा और पांडिचेरी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके थे। महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर भारतीय सैनिकों और स्थानीय व्यक्तियों ने इसकी क्रांति को प्रज्वलित किया। महाराष्ट्र में इसका प्रारंभ रंगा बापूजी गुप्ते ने किया और सतारा के रंगा बापूजी गुप्ते के अतिरिक्त दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख नेतृत्वकर्ता निम्न प्रकार हैं: सोनाजी पंडित, रंगाराय पांगे व मौलवी सैयद अलाउद्दीन हैदराबाद, भीमराव व मुंडगी छोटा सिंह कर्नाटक, अन्नाजी फडणवीस कोल्हापुर, गुलाम गोस व सुल्तान बख्श मद्रास, अरुणागिरी व कृष्णा चिंगलपुट, मुलबागल स्वामी कोयम्बटूर, मुल्ला अली कोंजी सरकार केरल आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। और दक्षिण में हैदराबाद, कर्नाटक, तमिलनाडु, सुदूर दक्षिण का क्षेत्र भी इस विद्रोह की चिंगारी से दूर नहीं रह पाया। वस्तुतः ये विद्रोह राष्ट्रव्यापी था और इसमें सभी क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और जातीय संप्रदाय और वर्गों ने भाग लिया था, किंतु दिसंबर 1858 तक लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत और मध्य भारत में अंग्रेजों ने पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर ली। क्रांति के प्रमुख नेता या तो गिरफ्तार कर लिए या फरार हो गए अथवा संघर्ष में मारे गए। अंग्रेजों की दमनात्मक कार्यवाहियों के समक्ष नेतृत्वविहीन विद्रोही लंबे समय तक विद्यार्थियों टिक नहीं पाए। परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजी सत्ता पूरी तरह तथा दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो गई। तो विद्यार्थियों,
ये कहानी थी 1857 की, जिसमें हमने देखा कि प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे और कहाँ कहाँ पर इसका जो है विस्तार हुआ। धन्यवाद।